हाय गाइस, वेलकम टू दिस सेशन। दिस इज़ अ लेवल 2 वीडियो और आपको पता है कि इस वीडियो में हम क्या करते हैं। एडिटोरियल पेज के सारे हेडलाइंस डिस्कस करेंगे, बिजनेस पेज के सारे हेडलाइंस डिस्कस करेंगे और आज वर्ल्ड पेज के भी बहुत सारे हेडलाइंस डिस्कस करेंगे बिकॉज देयर आर मैनी थिंग्स जो जीएस से रिलेटेड हैं। ऑन टॉप ऑफ दैट इसके ऊपर हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक आर्टिकल पढ़ेंगे एडिटोरियल पेज का। और ये सारा चीज़ करने का क्या एम है, नए वर्ड्स निकालना, नए इडियम्स एंड फ्रेजेस निकालना, सेंटेंस स्ट्रक्चर्स देखना। ये मेन चीज़ है, अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना कि कैसे लैंग्वेज लिखा जा रहा है, बिकॉज एग्ज़ाम में क्वेश्चंस बिल्कुल ऐसे ही आएंगे। सो लेट मी गो अहेड एंड लेट मी स्टार्ट टुडेज सेशन। आज जो हम लोग ये पहला हेडलाइन देख रहे हैं, यहाँ पे क्या है, द पावर गैप विथ चाइना। अब देखो, चाइना का पावर मान लो यहाँ पे है और इंडिया का पावर मान लो यहाँ पे है, तो ये जो चीज़ है ये ही है पावर गैप। और क्या कहता है, इकोनॉमिक ग्रोथ इज़ द की टू फॉरेन पॉलिसी। आपका जो विदेश नीति है वो कितना अच्छा होगा, कितना दमदार होगा, कितना स्ट्रांग होगा, कितना रॉबस्ट होगा, ये इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि हाउ इज़ योर इकोनॉमिक ग्रोथ। और उसके बाद क्या सजेशन दिया गया है, फिक्स इट। ठीक है ना, इसको ठीक करो। So we will read this article today, but before I read that, let me go ahead and finish all these headlines. Overcome the malaise of defection. Defection आपको पता है, खास करके जो मेरे लेवल 2 के स्टूडेंट्स जो मेरे क्लास में जिनका क्लास चल चुका है उनको मैंने बताया है कि डिफेक्शन क्या होता है। ये जो दल बदल करते हैं लोग, एक दल से टूट जाते हैं, इसी को डिफेक्शन कहते हैं। और मलाइस, मलाइस मतलब एनी बैड थिंग। मलाइस, आप इसको याद रखो। आपके मन में कोई बैड फीलिंग है, दैट इज़ ऑल्सो अ मलाइस, दुर्भावना। और कोई बैड चीज़ अगर हो रहा है सोसाइटी में, अगर कोई बैड चीज़ हो रहा है तो वो भी मलाइस है। तो ओवरकम द मलाइस ऑफ डिफेक्शन, डिफेक्शन की मलाइस से बाहर आओ, उससे विजय प्राप्त करो। ओके, और देखते हैं जरा हु इज़ द राइटर। अभिषेक सिंघवी, ठीक है ना, ही इज़ अ वेरी फेमस लॉयर ऑल्सो इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एंड ही इज़ अ कांग्रेस लीडर। तो कांग्रेस पॉलिटिशियन, क्रिएट अ न्यू फ्रेमवर्क टू गवर्न एक्शंस ऑफ लेजिस्लेचर्स, इलेक्शन ऑफ द स्पीकर एंड रोल ऑफ गवर्नर। क्या कह रहे हैं कि नया फ्रेमवर्क बनाओ, मतलब नियमों को एक नया ढांचा बनाओ। किस चीज़ के लिए, किसी के एक्शंस को गवर्न करने के लिए, मतलब किसी के एक्शंस को कंट्रोल करने के लिए, किसके एक्शंस को कंट्रोल करने के लिए, लेजिस्लेटर्स जो रूल बना रहे हैं, एमएलएज एमपीज, इलेक्शन ऑफ द स्पीकर, लोकसभा में या विधानसभा में जो इलेक्शन का स्पीकर होता है, इसके लिए फ्रेमवर्क बनाओ, इसको गवर्न करो, और गवर्नर के रोल को भी गवर्न करो। ठीक है ना, आपको पता है ना कि स्टेट में जो गवर्नर होता है वो बस एक रिप्रेजेंटेटिव होता है, उसके कुछ रोल्स हैं, तो उनको भी गवर्न करो। अभी नीचे देखो क्या लिखा है, चाइना के लिए एक और हेडलाइन है, चाइनाज बेलिग्रेंस। अब आपको बेलिग्रेंट तो पता है, यहाँ चाइना का बेलिग्रेंस मतलब चाइना की आक्रामकता, इसका जो वॉर वाला नेचर बढ़ता जा रहा है, इसी को चाइनाज बेलिग्रेंस लिखा जा रहा है। और नीचे में क्या कहा है, वी आर ऑल हांगकॉन्ग नाउ। जिस तरह हांगकॉन्ग को इसने ज़बरदस्ती कब्जा कर लिया, इसके ऊपर बहुत सारी चीज़ें इम्पोज करके, तो ये सोच रहा है कि सारा ही चीज़ हांगकॉन्ग है और हम लोग सब अब क्या हो गए हैं, हांगकॉन्ग बन गए हैं। हम लोग सब अब क्या हो गए हैं, चाइना के लिए हांगकॉन्ग बन गए हैं। ज़रा देखते हैं इसके नीचे क्या लिखा है, हांगकॉन्ग इज़ अ सिग्नल, Hong Kong is a signal that China is willing to incur costs. अब देखो, इनकर का मतलब बियर, BEAR, बियर। मैं फिर से इसको लिख देता हूँ, आप लॉस इनकर करते हैं मतलब लॉस बियर करते हैं, खर्च वहन करते हैं। ओके, सो दैट इज इट। इनकर का मतलब क्या, बियर, BEAR, बियर लॉस। तो इनकर कॉस्ट मतलब बियर लॉस, इसको इसकी कीमत चुकानी हुई। चाइना, हांगकांग एक सिग्नल है कि चाइना विलिंग है कॉस्ट चुकाने के लिए, कॉस्ट को इनकर करने के लिए, बट नॉट को एग्जिस्ट। ये कीमत जो चुकाएगा लेकिन आपके साथ रहेगा नहीं और अदर सिस्टम्स के साथ ये रहेगा नहीं। और पे अटेंशन, इस बात पे ध्यान दीजिए। अब अगर आप इसको पढ़िएगा तो थोड़ा जियो पॉलिटिक्स का आइडिया लग जाएगा, थोड़ा हिस्ट्री का आइडिया लगेगा। मैच मेकिंग इलस्ट्रेट्स द इल्स ऑफ इंडियन सोसाइटी। मैच मेकिंग मतलब ये जो दूल्हा और दुल्हन के जोड़ा लगाते हैं, ठीक है ना, इसी को मैच मेकिंग कह रहे हैं। तो मैच मेकिंग इलस्ट्रेट करता है, क्या करता है, दर्शाता है द इल्स ऑफ इंडियन सोसाइटी, इंडियन सोसाइटी के जो भी इल्स हैं, मतलब जो भी इसमें मलाइसेस हैं। अभी ऊपर में जो हमने देखा मलाइस वर्ड, MALAIS,
SE, तो यहाँ भी मला इसका इस्तेमाल किया जा सकता था। A recent Netflix show has accurately captured the gendered politics of arranged marriages with its biases. कहता है एक नेटफ्लिक्स पे रिसेंट एक शो आया है जिसने बिल्कुल सही तरीके से कैप्चर किया क्या चीज़, जेंडर्ड पॉलिटिक्स। अरेंज मैरिज में जो ये क्या बोलते हैं, जेंडर के आधार पे, जो मेल और फीमेल के आधार पे जो पॉलिटिक्स है उसको कैप्चर किया है, और इसके बायसेस को, ठीक है ना। जैसे कैसे लिखा रहता है सुंदर और सुशील, अरे क्या सुंदर और सुशील, सब चीज़ तुम्ही को चाहिए, दैट इज़ अ बायस, ठीक है ना। कॉन्वेंट एजुकेटेड लड़की चाहिए, लेकिन मॉडर्न भी और संस्कारी भी, अरे क्या है मॉडर्न और संस्कारी। सो ये आपका एक बायस है कि इस तरीके का चीज़ जो होगा वो संस्कारी होगा, इस तरीके का चीज़ नहीं संस्कारी होगा। तो ये सारी बायसेस को ये नेटफ्लिक्स का जो शो है वो कैप्चर करता है। इन दिल्ली द गुड एंड बैड न्यूज़, दिल्ली में जो गुड और बैड न्यूज़ है दोनों का देखो। द आउटकम ऑफ द सेरोलॉजिकल स्टडी शोज द स्प्रेड ऑफ कोविड-19, ठीक है ना। तो अगर इसको आप पढ़ते हैं तो इसमें आपको कुछ पता चल जाएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं बिजनेस पेज की तरफ, देखते हैं बिजनेस पेज के हेडलाइंस में क्या क्या चीज़ है। तो आप देखो फर्स्ट पेज पे भी यही हेडलाइन है, ओके। रूरल जॉब लॉस इंचेस अप एज अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट कूल्स, ठीक है ना। रूरल जॉब लॉस जो है वो अब बढ़ रहा है, ये तो मैंने आपको लेवल 1 के वीडियो में बताया था। और उसी के साथ साथ क्या हो रहा है, अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट जो है अब वो ठंडा पड़ रहा है, मतलब अब अर्बन क्षेत्रों में एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है। पहले जो अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट बहुत बढ़ गया था अब वो कम पड़ रहा है, और रूरल जॉब लॉस जो है वो बढ़ रहा है। अब ये देखो जरा ये न्यूज़, टू व्हीलर फर्म्स स्टेप अप प्रोडक्शन, दिस मीन्स दे हैव इंक्रीज देयर प्रोडक्शन। अब ये जरा सा हम पढ़ेंगे, देखो, फर्म्स कॉस्ट सेविंग्स में पिंच डिमांड। अब पिंच का मतलब क्या होता है, चुटकी, समझते हैं ना। जस्ट ऐड अ पिंच ऑफ सॉल्ट, मतलब एक चुटकी नमक मिला दो। पिंच का ही मतलब किसी को चूटी काटना भी, ठीक है। अब देखो कि क्या हो सकता है, क्या इसका मतलब है, फर्म्स कॉस्ट सेविंग्स। अभी कोविड का टाइम है, जितनी भी कंपनियां हैं अपना कॉस्ट को सेव करना चाह रही हैं। अगर 3 एम्प्लॉय से काम चलता है तो सोच रही हैं कि 2 एम्प्लॉय ही रख लें, ओके। तो इसको बोलते हैं कॉस्ट सेविंग। अगर 5,000 रुपये देते थे तो अभी सोच रहे हैं 3,500 रुपये ही दे दें, तो इसको बोलते हैं कॉस्ट सेविंग। और ये क्या कर सकता है, डिमांड को पिंच कर सकता है, मतलब डिमांड को थोड़ा कम कर सकता है, डिमांड पे थोड़ा क्या बोलते हैं उसको चाँप सकता है। जैसे जब आप किसी को चूटी काटते, चिकौटी काटते हो तो आप उसको कैसे कर देते हो, बिल्कुल डिमांड को फर्म का कॉस्ट सेविंग बिल्कुल वैसा ही कर सकता है। मतलब कि डिमांड को क्या कर सकता है, लेस कर सकता है। आप देखिए इस चीज़ को कैसे लिखा गया है। अब कैसे लेस होगा डिमांड, जब एम्प्लॉयज़ को सैलरी ही कम मिलेगी भाई, तो वो खर्च भी कम करेंगे ना, उनकी मांग भी कम हो जाएगी। अभी ये देखो, टेलीकॉम से रिलेटेड एक न्यूज़ है, आप फोटो देख लिए, बड़ा ही अच्छा फोटो आया है। स्क्रीन पे पेपर पढ़ने का ये मजा है, फोटो हमेशा एकदम अल्ट्रा क्वालिटी का दिखता है। द कोर्ट रीइटरेटेड दैट टेलकोज हैव टू अबाइड बाय द रूलिंग ऑन द क्वांटम ऑफ देयर ड्यूज एज वाज कैलकुलेटेड बाय द DOT, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन। अब देखो क्या कहता है, जो कोर्ट है उसने रीइटरेट किया, मतलब दोहराया, फिर से दोहराया कि टेलकोज को अबाइड बाई करना पड़ेगा रूलिंग का। रूलिंग मतलब जो डिसीजन आया था उसको फॉलो करना पड़ेगा। किस पे डिसीजन आया था, ऑन द क्वांटम ऑफ देयर ड्यूज, मतलब ऑन द अमाउंट ऑफ देयर ड्यूज। और क्वांटम वर्ड आपने पढ़ा है केमिस्ट्री में, मॉडर्न फिजिक्स में भी इसको पढ़ना है ना। तो जब जहाँ कहीं इंग्लिश में क्वांटम लिखा दिखेगा आपको, इसका मतलब क्या हुआ कि क्वांटम ऑफ मतलब अमाउंट ऑफ देयर ड्यूज, ओके। One more thing I will show you here. E-tailers to redress complaints. Ease returns under new law. E-tailers, ये जो फ्लिपकार्ट, अमेजोन वगैरह है, ये क्या करेंगे, कंप्लेंट्स को रिड्रेस करेंगे, मतलब कंप्लेंट्स को एड्रेस करेंगे, कंप्लेंट्स को सॉल्व करेंगे, समझ गए ना। और हमेशा कंप्लेंट को रिड्रेस ही किया जाता है, ओके, मतलब निवारण करना,
कंप्लेंट, ग्रीवांस रिड्रेसल, ग्रीवांस आपको पता ना, ग्रीवांस रिड्रेसल, ग्रीवांस निवारण, और ईज रिटर्न्स अंडर न्यू लॉ, नए लॉ के अंडर इनको क्या करना होगा, ये जो रिटर्न पॉलिसी है इसको आसान बनाना होगा। ऑलराइट, सो दैट वाज इट। लेट मी मूव टू द वर्ल्ड पेज, लेट मी शो यू समथिंग हियर। यूरोपियन यूनियन सील्स रिकवरी डील, यूरोपियन यूनियन ने कोई रिकवरी डील कर लिया है। ऑलराइट, और ये देखो यहाँ पे ब्रेक थ्रू लिखा है, ब्रेक थ्रू मतलब कि सफलता, सक्सेस। और आप इस फोटो के नीचे जरा पढ़ेंगे, लुक एट दिस मैन, द बाल्ड मैन एंड दिस लेडी इन, क्या है, डील डन, यूरोपियन कमीशन प्रेसिडेंट उर्सुला वॉन डर लेयन, ये है, दिस इज द लेडी। इनका नाम कितना लंबा है, आप बस नाम याद रख लो, लंबा सा नाम, UVDL, उर्सुला वॉन डेर लेयन, आई डोंट नो हाउ टू प्रोनाउंस इट, एंड यूरोपियन काउंसिल प्रेसिडेंट चार्ल्स माइकल। बम्प एल्बोज, देखो ये अपने एल्बोज को टकरा रहे हैं, इसके लिए क्या लिखा गया है, बम्प एल्बोज, एट द एंड ऑफ ए प्रेस कॉन्फ्रेंस फॉलोइंग द समिट इन ब्रुसेल्स। ब्रुसेल्स में ये क्या हो रहा था, समिट हो रहा था। ओके, और आपको बताना है ब्रुसेल्स कहाँ की राजधानी है, और यहाँ पे एक और भी चीज़ का हेडक्वार्टर है, अगर आप उसको बता सकते हैं तो कमेंट बॉक्स में बताइए। ओके, और देखो ब्राज़ील टू स्टार्ट टेस्टिंग चाइनीज़ वैक्सीन, ये देखो, डिफ़िकल्ट टू प्रूव रसिया इन्फ्लुएंस 2016 ब्रेग्जिट वोट सेज यूके रिपोर्ट। ये मुश्किल है कि रसिया ने इन्फ्लुएंस किया था, प्रभावित किया था कौन से वोट को, ब्रेग्जिट वोट को। और ब्रेग्जिट क्या है, द एग्जिट ऑफ यूके फ्रॉम द यूरोपियन यूनियन, ब्रिटेन का एग्जिट, उसी को ब्रेग्जिट बोलते हैं। अब देखो यहाँ पे टैकलिंग बीजी मतलब बीजिंग से निपटना, पोम्पियो मीट्स यूके प्राइम मिनिस्टर जॉनसन इन लंदन एमिड चाइना स्टैंड ऑफ, चाइना स्टैंड ऑफ के बीच माइक पोम्पियो, जो आप समझ लो कि यूएस के फॉरेन सेक्रेटरी हैं, मतलब कि ये फॉरेन मिनिस्टर टाइप के हैं। ठीक है ना, एक वर्ड मैं आपको और यहाँ पे दिखाता हूँ, आई ऑन पाकिस्तान, पाकिस्तान वांट्स टिकटॉक ब्लॉक्स बीगो लाइव ऐप, बीगो लाइव ऐप को ब्लॉक कर दिया, और टिकटॉक को वार्न किया है किस चीज़ के लिए, ऑब्सीनिटी के लिए। लुक एट दिस वर्ड ऑब्सीन, OBSCENE, ऑब्सीन का मतलब अश्लील, तो ऑब्सीनिटी का मतलब अश्लीलता। अब ये देखो यहाँ पे क्या लिखा है, वोलेटाइल प्लैनेट, अब मैंने आपको बताया वोलेटाइल क्या है, जो बहुत ही अनस्टेबल है। साइंटिस्ट स्पॉट 37 वोल्केनिक स्ट्रक्चर्स ऑन वीनस, वीनस पे 37 वोल्केनो का स्ट्रक्चर साइंटिस्ट ने स्पॉट किया है, देखा है, तो इसका मतलब ये सच में वोलेटाइल है, अस्थिर है। ओके, ये देखो ये क्या लिखा है, द डिस्कवरी प्रूव्स दैट वीनस इज अ जियोलॉजिकली डायनामिक प्लैनेट, नॉट अ डॉर्मेंट वर्ल्ड एज वाज लॉन्ग थॉट। यह डिस्कवरी क्या दिखाता है कि वीनस जो है जियोलॉजिकली, मतलब ये जो जियोलॉजी क्या है, जिस तरीके से प्लैनेट्स बने हुए हैं उनका स्ट्रक्चर्स, ये सारा चीज़ जियोलॉजी है। जियोलॉजी की कैसा है, डायनामिक है। डायनामिक मतलब जो बदलते रहता है, ठीक है ना, उसको हम लोग बोलते हैं डायनामिक। और कोई आदमी जो बहुत सारे उसमें गुण हो, बहुत सारे फील्ड्स में माहिर हो, तो उसको भी हम लोग बोलते हैं डायनामिक पर्सनालिटी। तो बोलता है कि ये डिस्कवरी ये प्रूव करता है कि वीनस जो क्या है, वो जियोलॉजिकली डायनामिक प्लैनेट है, नॉट अ डॉर्मेंट वर्ल्ड, वो एक डॉर्मेंट वर्ल्ड नहीं है। डॉर्मेंट मतलब जो अब जिसमें हलचल नहीं है, जो अब इनएक्टिव हो गया है, उसको हम लोग बोलते हैं डॉर्मेंट। तो आप ये वर्ड भी लिख लीजिए। Alright, now guys, let me look at the time, it's 14 minutes. So now let me go ahead and let me discuss the article on the editorial page which I had told you. It's a very interesting article, so please watch the complete article. Let me just enlarge it for you. जरा देखते हैं कि ये आर्टिकल कहता क्या है। In a conversation on Monday, External Affairs Minister S. Jaishankar laid out the big picture about how the world has changed and how India sees the world 4 decades after he first entered South Block as a junior diplomat. अब देखो, सबसे पहले ये वर्ड पे ध्यान दो, ले आउट। जब भी आप कोई ले आउट करते हो ना कोई चीज़, तो आप उसको बिछा देते हो,
जैसे आई लेड आउट अ मैप, तो मैंने मैप को बिछा दिया। जब आपको देखिए, जब भी कोई मकान बनता है और ज़मीन पहले ऐसे ही रहता है, सबसे पहले आप देखते होंगे कि लोग उसको मेज़र करते हैं और उस पर कील लगाते हैं, और कील के बाद कहाँ कहाँ पाइलिंग, ये चीज़ को हम लोग बोलते हैं लेआउट। तो एक कॉन्वर्सेशन में, एक बातचीत में, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर ने क्या किया, बड़े पिक्चर को लेआउट किया, बड़े पिक्चर को दिखाया सब लोगों को, ठीक है ना, अबाउट द कैसे वर्ल्ड बदल गया है, एंड हाउ इंडिया सीज द वर्ल्ड, और कैसे इंडिया दुनिया को देखता है, ठीक है ना। और कितने दिन में ये बदला है, 4 डिकेड्स में, 4 डिकेड, 40 साल बाद, जब वो पहली बार साउथ ब्लॉक एंटर किए थे एक जूनियर डिप्लोमेट के रूप में। अब ये देखो, साउथ ब्लॉक, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में जो साउथ ब्लॉक है, ठीक है ना, वहीं पे सारे ये फॉरेन मिनिस्ट्री और डिप्लोमेट्स का जमावड़ा है, वहीं पे सारे ऑफिस हैं। तो साउथ ब्लॉक इज़ अ वेरी पावरफुल ऑफिस इन द कंट्री। ही मेड, तो ये कहते हैं कि जब ये पहली बार साउथ ब्लॉक घुसे थे एक जूनियर डिप्लोमेट के रूप में, और 40 सालों में कैसा वर्ल्ड बदल गया है और इंडिया कैसे वर्ल्ड को देखता है, इसी के ऊपर है ये बातचीत। ही मेड अ सीरीज ऑफ सिग्निफिकेंट पॉइंट्स, बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए। द ओल्ड बाईपोलर पॉलिटिक्स ऑफ द कोल्ड वॉर बिटवीन द यूनाइटेड स्टेट्स एंड सोवियत यूनियन with elements of a multipolar system has given way to multipolar systems। अब देखो, सबसे पहले तो लिखा है बाईपोलर, बाईपोलर, पोल्स का मतलब ध्रुव। तो अगर अर्थ ये है और इसका एक नॉर्थ पोल है और एक साउथ पोल है, तो अर्थ को भी हम लोग बाईपोलर कह देंगे, समझ गए। तो पहले क्या था कि वर्ल्ड जो था वो एक तरफ यूएस का खेमा था, यूएस का कैंप था, और दूसरी तरफ यूएसएसआर, जिसको आप रसिया कहते हैं, उसका खेमा था, ओके। और इन दोनों के बीच में कोल्ड वार चल रहा था। क्या कोल्ड वार? ये दोनों सीधे सीधे तो नहीं लड़ते थे, लेकिन पीठ पीछे सारा प्रयास करते थे कि एक दूसरे को बर्बाद कर दें। तो ये दो पोल्स में जो वर्ल्ड चल रही थी, इसी को बाईपोलर वर्ल्ड बोला गया। तो बोलता है द ओल्ड बाईपोलर पॉलिटिक्स ऑफ द कोल्ड वॉर बिटवीन द यूनाइटेड स्टेट्स एंड सोवियत यूनियन विद एलिमेंट्स ऑफ मल्टीपोलर सिस्टम। और उसमें मल्टीपोलर सिस्टम के थोड़े थोड़े एलिमेंट्स थे, मतलब रसिया किसी कंट्री को अपने साथ मिला लिया, यूएसए किसी कंट्री को अपने साथ मिला लिया। तो ये जो सिस्टम था हैज़ गिवन वे टू अ मल्टीपोलर सिस्टम विद एलिमेंट्स ऑफ बाईपोलैरिटी बिटवीन यूएस एंड चाइना। इस सिस्टम ने क्या बना दिया, किस चीज़ को रास्ता दिखाया, रास्ता दिया, एक मल्टीपोलर सिस्टम को, जिसमें एलिमेंट अब किस चीज़ का है, यूनाइटेड स्टेट्स और चाइना के बीच में बाईपोलैरिटी का है। देखिए, अभी जो वर्ल्ड में बहुत सारी कंट्रीज़ अपने अपने क्षेत्र में बहुत पावरफुल हैं, और अब सिर्फ ऐसा नहीं है कि वर्ल्ड दो खेमों में बट गया है, तो मल्टीपोलर सिस्टम हो गया, और इसके बीच में यूएस और चाइना अब अपना गेम चला रहे हैं। तो इसमें एलिमेंट किस चीज़ का आ गया, बाईपोलर का, ओके। सो दैट वाज इट। द वर्ल्ड इज मोर ग्लोबलाइज्ड बट is also now witnessing an era of protectionism. I am very sorry for that. The world is more globalized. World आज के डेट में देखते हो कैसे कनेक्टेड हो गया है। The world is now a global village. लेकिन ये अभी एक युग विटनेस कर रहा है, अभी एक और युग देख रहा है प्रोटेक्शनिज्म का। ग्लोबल विलेज तो हो गया है, लेकिन सारे कंट्री अपने यहाँ के इंडस्ट्रीज़ को प्रोटेक्ट करना चाह रही हैं, ओके। Non-alignment was a strategy adopted at a particular time, and while India would not be a part of any alliance system, it could not stay out on critical global issues, and once it was in the game, it had to play the game. Look at this line कि कितने अच्छे से लिखा गया और कितना कितना वेट है इस लाइन में। नेहरू जी के ज़माने में नॉन अलाइनमेंट चलता था। नॉन अलाइनमेंट मतलब ना हम यूएस के तरफ अलाइंड हैं, मतलब यूएस से ना मिले हुए हैं, और ना यूएसएसआर से मिले हुए हैं। हम नॉन अलाइन करके चलेंगे, बीच के रास्ते पे चलेंगे, ना आपके खेमे में रहेंगे ना वो खेमे में रहेंगे। तो उस समय अपना कंट्री नया नया आज़ाद हुआ था, इसके पास इतना पावर नहीं था, सो नॉन अलाइनमेंट बोला। बोला किससे दुश्मनी मोल लोगे, अपना रास्ता पकड़ लो। तो बोलता है कि और उस समय क्या था, इंडिया वुड नॉट बी अ पार्ट ऑफ एनी अलायंस सिस्टम, लेकिन इट कुड नॉट स्टे आउट ऑन क्रिटिकल ग्लोबल इश्यूज़। लेकिन अगर वर्ल्ड का जब ग्लोबल इश्यूज आता था क्रिटिकल इंपॉर्टेंट, तो इंडिया इग्नोर नहीं कर सकता था, क्योंकि इंडिया इतना बड़ा लैंड मास है, इसके पास इतना बड़ा पॉपुलेशन है, तो ये किसी भी ग्लोबल इशू को इग्नोर नहीं कर सकता है। एंड वंस इट वाज इन द गेम, और एक बार जब ये गेम में आ गया, ठीक है ना, वो एक बार जब ये बड़े पावर्स के
साथ वर्ल्ड इश्यूज़ को डिस्कस करने लग गया, इट हैड टू प्ले द गेम। अब इसको गेम खेलना ही था, अब इसको एक कैंप या दुनिया की तरफ अपना नज़रिया बदलना ही था, क्योंकि आप गेम में आ गए हो और अब आपको गेम खेलना ही है। सो नाउ लुक एट दिस नेक्स्ट पैराग्राफ। दिस इंटरवेंशंस गिव अ ग्लिम्स इनटू द इंडियन वर्ल्ड व्यू। ये जो इंटरवेंशंस हो रहे थे, ये इंडिया का दुनिया की तरफ व्यू क्या है इसका एक झलक दिखा रहा था। बट मिस्टर जयशंकर्स मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट वाज अबाउट द पावर डिफरेंशियल बिटवीन इंडिया एंड चाइना। इंडिया और चाइना के बीच में जो पावर का डिफरेंस है, ये मिस्टर जयशंकर का मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट था। ही सजेस्टेड, देखो, he suggested that while two countries had similar economic trajectories and growth, दोनों कंट्रीज का कैसा इकोनॉमिक ट्रैजेक्टरी था। ट्रैजेक्टरी मतलब अगर आप एक बॉल को फेंकते हो और ये ऐसा पाथ बनाता है तो इस पाथ को हम लोग ट्रैजेक्टरी कहते हैं। तो इसी तरह जब इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा है, ओके, इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा है तो ग्रोथ का भी तो एक ट्रैजेक्टरी होगा। यहाँ से शुरू हुआ और यहाँ जा रहा है, ऊपर बढ़ रहा है, पीक पहुँच रहा है। तो क्या बोल रहा है कि इंडिया और चाइना दोनों का ही इकोनॉमिक ग्रोथ बिल्कुल एक तरीके का था। कब तक? 1988 तक, व्हेन राजीव गांधी मेड हिज हिस्टोरिक विजिट टू बीजिंग, जब राजीव गांधी ने अपना ऐतिहासिक विजिट किया था बीजिंग में। चाइना हैज लीप फ्रॉग्ड सिंस देन, चाइना क्या किया है? लीप फ्रॉग कर लिया है, मतलब फ्रॉग की तरह छलांग लगा दिया, यहाँ से आए, यहाँ से उठा और यहाँ पे आ गया, ठीक है ना, इसको बोलते हैं लीप फ्रॉग। बाई फोकसिंग ऑन मतलब इंडिया से काफ़ी आगे चला गया। किस चीज़ के द्वारा? बाई फोकसिंग ऑन इकोनॉमिक ग्रोथ एंड एम्ब्रेसिंग द वर्ल्ड एंड अपॉर्चुनिटीज़ देयर इन। क्या किया? इकोनॉमिक ग्रोथ पे फोकस किया और वर्ल्ड में जितनी अपॉर्चुनिटीज़ थी सबको एम्ब्रेस किया, सबको अडॉप्ट किया। इंडिया बाई कॉन्ट्रास्ट का मतलब इंडिया इस तुलना में ग्रू टू, बढ़ा, यह भी विकास किया। बट एज मिस्टर जयशंकर एक्नॉलेज्ड, और जैसा कि मिस्टर जयशंकर ने माना, ओके, इट वाजंट एबल टू इंडस्ट्रियलाइज टू द एक्सटेंट इट शुड हैव। इंडिया उस लेवल तक इंडस्ट्रियलाइज नहीं कर पाया अपने आप को जितना इसको करना चाहिए था, उस हद तक। मैन्युफैक्चरिंग रिमेंड अ वीक स्पॉट। मैन्युफैक्चरिंग क्या रहा? हमारे यहाँ सामान बनता कम है, वो हमेशा से ही हमारी एक कमज़ोर कड़ी रही, वीक स्पॉट रहा। एम्ब्रेस ऑफ द वर्ल्ड वाज समवट लिमिटेड। दुनिया को अपनाने में, दुनिया की कंपनीज़ को अपने यहाँ बुलाने में हम थोड़ा लिमिटेड भी रहे, उनको फ्री हैंड नहीं दे सके, उनको अच्छे से ज़मीन नहीं दे पाए, या उनको कुछ कुछ दिक्कतें हम देते रहे। ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस उतना अच्छा नहीं था। एंड फ्री ट्रेड अग्रीमेंट्स डिड नॉट यील्ड द डिविडेंड्स इंडिया हैड होप्ड फॉर। और ये जो फ्री ट्रेड अग्रीमेंट किए कि आप मेरे यहाँ ट्रेड कीजिए फ्री और हम आपके यहाँ ट्रेड करेंगे फ्री, ये वैसा डिविडेंड यील्ड नहीं किया, मतलब ये ऐसा प्रॉफिट नहीं दिया जैसा इंडिया ने उम्मीद किया था। यील्ड द डिविडेंड्स, डिविडेंड मतलब प्रॉफिट, मैं आपको बता चुका हूँ। दिस पावर डिफरेंशियल एंड इंडियाज रिकॉग्निशन ऑफ द पावर डिफरेंशियल इज सिग्निफिकेंट। ठीक है ना, ये जो पावर डिफरेंशियल है और इंडिया जो इसको मान रहा है, यही बहुत महत्वपूर्ण है। इट शोज अ रियलिस्टिक अप्रेजल ऑफ द चैलेंज एट हैंड एंड अंडरलाइंस व्हाट इंडिया हैज़ टू डू टू कम्पीट मोर इफेक्टिवली। ये क्या करता है? ये एक रियलिस्टिक अप्रोच दिखाता है जो आपके हाथ में अभी चैलेंज है, और उस बात को भी हाईलाइट करता है कि इंडिया को क्या करना है ज़्यादा प्रभावी तरीके से कम्पीट करने के लिए। फॉर इंडिया द बेस्ट फॉरेन पॉलिसी इज़ अ हाई ग्रोथ रेट। इंडिया का बेस्ट फॉरेन पॉलिसी क्या हो सकता है? ग्रोथ रेट को हाई रखो, पैसे अपने हाथ में ज़्यादा रखो, तो तुम खुद ही पावरफुल बन जाओगे। अनलेस इंडिया इज एबल टू गेट इट्स इकोनॉमी राइट, जब तक, देखो, जब तक इंडिया, और देखो अनलेस के बाद इंडिया इज नॉट एबल टू नहीं लिखा है, इंडिया इज एबल टू। जब तक तो हम बोलते हैं अनलेस का मतलब, लेकिन उसके साथ नहीं लगाते हैं। जैसे जब तक तुम नहीं जाओगे, तो इसको कैसे लिखेंगे? अनलेस यू गो, ठीक है ना, इसको ये नहीं लिखेंगे अनलेस यू डोंट गो। यही मिस्टेक आता है हर बार ग्रामेटिकल एरर में। अनलेस इंडिया इज एबल टू गेट इट्स इकोनॉमी राइट, व्हाट इज विजिबल इज अ स्लम्प, इट्स ग्लोबल एम्बिशंस विल नेवर बी मेट। कहता है इंडिया जब तक अपना इकोनॉमी नहीं सुधार लेता है, जो कि अभी तो स्लम्प में दिखाई पड़ रहा है, मंदी में दिखाई पड़ रहा है, इसके जो ग्लोबल एम्बिशंस हैं वो कभी भी फुलफिल नहीं कर पाएगा। इट विल कंटिन्यू टू पेल इन फ्रंट ऑफ चाइना। पेल का मतलब क्या होता है? पीला पड़ जाना। इंडिया, चाइना के सामने ये हमेशा ही पीला पड़ा रहेगा, मतलब धुंधला दिखेगा, उससे वैसा चमकदार नहीं दिखेगा।
इट विल फाइंड मैनेजिंग द नेबरहुड मोर डिफिकल्ट, नेबरहुड को मैनेज करना डिफिकल्ट हो जाएगा क्योंकि आपके पास इकोनॉमिक ग्रोथ ही नहीं है। इट विल बिकम लेस अट्रैक्टिव टू द वेस्ट, टू इट्स वेस्टर्न पार्टनर्स एंड ग्लोबल बिजनेसेस। और जब इकोनॉमिक ग्रोथ स्लो रहेगा तो वेस्टर्न पार्टनर्स के लिए भी इंडिया लेस अट्रैक्टिव हो जाएगा, ग्लोबल बिजनेसेस के लिए भी। इट विल नॉट बी एबल टू मॉडर्नाइज इट्स मिलिट्री, इट विल नॉट बी एबल टू प्रोवाइड ग्लोबल कॉमन गुड्स विच अर्न बोथ सॉफ्ट पावर एंड हार्ड पावर। अब देखो बोला कि ये कॉमन गुड्स नहीं सप्लाई कर पाएगा जो कि बोथ हार्ड पावर और सॉफ्ट पावर दोनों ही करते हैं। अब मान लो किसी कंट्री को आपने सस्ते दामों पे कोई चीज़ दिया तो वो तो आपका आभारी रहेगा, इट विल ऑलवेज बी फ्रेंडली टुवर्ड्स यू, तो ये क्या हो गया, सॉफ्ट पावर हो गया। और मान लो किसी कंपनी को हम ऐसी चीज़ सप्लाई कर रहे हैं कि अगर हमने ना सप्लाई किया तो उसकी हालत ख़राब हो सकती है, तो वहाँ पे हम अपना हार्ड पावर भी लगा सकते हैं। एंड इट विल बी अ स्टोरी ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ लॉस्ट। अगर इंडिया अपना इकोनॉमिक ग्रोथ सही नहीं करता है तो इसकी अपॉर्चुनिटीज़ लॉस्ट की स्टोरी हो जाएगी। द मिनिस्टर्स असेसमेंट इज़ अ प्ली, मिनिस्टर का जो ये असेसमेंट है ये क्या है, ये एक रिक्वेस्ट है टू गेट द इकोनॉमिक स्टोरी राइट फॉर फॉरेन पॉलिसी टू बी इफेक्टिव इन अ न्यू वर्ल्ड, कि अपना इकोनॉमिक स्टोरी को सही करो विदेश नीति को इफेक्टिव बनाने के लिए, प्रभावशाली बनाने के लिए। ऑलराइट गाइस, it was a bit longer video, 25 minutes, 26 minutes, but I hope you liked it and you have gained a lot from it. Give it a thumbs up and keep learning and keep enjoying.